जरा एक अजीब सी स्थिति की कल्पना करते हैं। हम्म। मान लीजिए एक बहुत बड़ा मेटल का वॉल्ट है। अच्छा, कोई भारी भरकम तिजोरी। हाँ, बिल्कुल। और उस वॉल्ट पर दुनिया की सबसे चमकदार, आंखों को चकाचौंध कर देने वाली रेड लाइट यानी लाल रोशनी डाली जा रही है। ठीक है। घंटों तक वो लाल रोशनी उस वॉल्ट पर पड़ रही है, लेकिन कुछ नहीं होता। मतलब दरवाजा टस से मस नहीं होता। हाँ, जरा भी नहीं खुलता। एकदम नहीं। फिर उस लाल रोशनी को बंद करके एक बहुत ही हल्की टिमटिमाती हुई ब्लू लाइट यानी नीली रोशनी उस पर डाली जाती है। ओके। और जैसे ही वो नीली रोशनी वॉल्ट को छूती है, पलक झपकते ही दरवाजा खुल जाता है। अरे वाह। है ना? ये सुनने में किसी जादू या साइंस फिक्शन फिल्म के दृश्य जैसा लगता है, लेकिन असल में ये फिजिक्स के इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य था, जिसने 19वीं सदी के वैज्ञानिकों की नींदें उड़ा दी थी। बिल्कुल उड़ा दी थी। तो आज की इस विस्तृत चर्चा में हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के उन्हीं गहरे और हैरान करने वाले पहलुओं को खंगालने वाले हैं, जिन्होंने लाइट और मैटर को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल कर रख दिया। और ये सच में विज्ञान के इतिहास का एक बहुत ही निर्णायक मोड़ था। देखिए, उस समय तक विज्ञान की दुनिया में ये बात गहराई से मानी जाती थी कि लाइट एक वेव है, एक तरंग है। हाँ, वेव थ्योरी का ही बोलबाला था। बिल्कुल। और वेव थ्योरी के हिसाब से अगर किसी वेव की इंटेंसिटी यानी उसकी चमक बहुत ज्यादा है तो उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए। मतलब उस लाल रोशनी वाले उदाहरण में अगर लाइट सिर्फ एक वेव होती तो उतनी चमकदार लाल रोशनी के पास इतनी एनर्जी होनी ही चाहिए थी कि वो मेटल के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल फेंके। एग्जैक्टली। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं हुआ और यहीं से क्लासिकल फिजिक्स के नियम टूटने लगे। एक नई सोच की जरूरत महसूस हुई। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट महज एक फिनोमिना नहीं है, ये ब्रह्मांड के काम करने के तरीके की एक बहुत बड़ी झलक है। इस नई सोच और आज के इन गहरे कॉन्सेप्ट्स में उतरने से पहले मुझे लगता है पिछले सेशन में जो बुनियादी बातें सामने आई थीं, उन्हें एक बार याद कर लेना चाहिए। हाँ, एक क्विक रिकैप बहुत जरूरी है ताकि सारी कड़ियां आपस में जुड़ सकें। तो पिछले डिस्कशन में ये बात साफ हुई थी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट असल में है क्या। हाँ। जब किसी मेटल की सरफेस पर एक खास एनर्जी वाली लाइट गिरती है, वो मेटल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स बाहर छिड़क कर निकलने लगते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है ना। हर मेटल अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक खास ताकत से पकड़ कर रखता है। सही बात है। इलेक्ट्रॉन्स को आजाद करने के लिए एक मिनिमम एनर्जी की जरूरत होती है, जिसे हम वर्क फंक्शन कहते हैं। और ये वर्क फंक्शन हर मेटल के लिए अलग अलग होता है। हाँ, उदाहरण के तौर पर सीजियम जैसे मेटल का वर्क फंक्शन काफी कम होता है, लगभग 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के आसपास। इसका मतलब है कि सीजियम से इलेक्ट्रॉन निकालना अपेक्षाकृत आसान है। बिल्कुल। इसके बाद जो दूसरा सबसे दिलचस्प हिस्सा सामने आया था वो था लाइट की इंटेंसिटी और निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स का रिश्ता। हाँ, वो इंटेंसिटी वाला फंडा। अगर हम सही एनर्जी वाली लाइट इस्तेमाल कर रहे हैं और उसकी इंटेंसिटी यानी चमक बढ़ाते हैं, तो बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी बढ़ जाती है। मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो ज्यादा फोटो करंट बनेगा। सीधी सी बात है। और यहीं पर वो सैचुरेशन करंट वाली बात भी आती है। जैसे जैसे पॉजिटिव वोल्टेज बढ़ाया जाता है, एक पॉइंट ऐसा आता है जहां करंट कांस्टेंट हो जाता है, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं वे सब के सब कलेक्ट हो रहे हैं। लेकिन असली चुनौती तो तब शुरू हुई थी ना, जब उन इलेक्ट्रॉन्स को रोकने की कोशिश की गई थी। बिल्कुल। और वहीं से स्टॉपिंग पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट सामने आया था, जिसे हम V sub S से दर्शाते हैं। हाँ, जब एक नेगेटिव वोल्टेज लगाया जाता है तो वो उन निकलते हुए इलेक्ट्रॉन्स को वापस ढकेलने लगता है। सही कहा। और एक ऐसा मिनिमम नेगेटिव वोल्टेज आता है जहां सबसे ताकतवर, सबसे तेज इलेक्ट्रॉन भी रुक जाता है और फोटो करंट पूरी तरह जीरो हो जाता है। और यहीं से हमें ये पता चला था कि बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी है। हाँ, जिसका फॉर्मूला बना था Kmax = EVS। ये फॉर्मूला अपने आप में एक बहुत बड़ा हथियार है, क्योंकि यह सीधे तौर पर हमें उस अदृश्य इलेक्ट्रॉन की ताकत नापने का तरीका देता है। बिल्कुल देता है। लेकिन ये सारी बातें तो एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। यहाँ पर एक बहुत ही बुनियादी सवाल खड़ा होता है जो मैं सोच रही थी। पूछिए। जब हम उस फॉर्मूला के मैक्स की बात करते हैं तो वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की बात करता है। हाँ, मैक्सिमम। इसका मतलब ये हुआ कि सारे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी मैक्सिमम नहीं होती। बिल्कुल नहीं होती। लेकिन ये बात कुछ हजम नहीं होती। मतलब अगर हम एक मेटल पर लाइट डाल रहे हैं तो सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक जैसी ही लाइट एनर्जी मिल रही है ना? हाँ, सोर्स तो एक ही है।
तो फिर बाहर निकलने वाले सारे इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी एक जैसी क्यों नहीं होती? कुछ इलेक्ट्रॉन्स पूरी ताकत के साथ बाहर आ रहे हैं और कुछ मानो रेंगते हुए बाहर आ रहे हैं। ऐसा भेदभाव क्यों? देखिए, इस सवाल ने शुरुआत में कई बड़े वैज्ञानिकों को भी उलझा कर रखा था। जाहिर तौर पर यह लगता है कि अगर एनर्जी सोर्स एक है तो आउटपुट भी एक जैसा होना चाहिए। वही तो। लेकिन वास्तविकता यह है कि निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी 0 से लेकर के मैक्स तक वेरी करती है, अलग अलग होती है। ऐसा क्यों? इसके पीछे की वजह को समझने के लिए हमें मेटल के अंदरूनी हिस्से की कल्पना करनी होगी। मेटल कोई कागज की तरह 2D सरफेस नहीं है, ये एक 3D स्ट्रक्चर है। जिसमें लाखों करोड़ों एटम्स एक खास पैटर्न में सजे होते हैं। बिल्कुल। और जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं वे सब के सब एकदम सतह पर यानी सरफेस पर नहीं बैठे होते। तो इसका मतलब है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स मेटल के काफी अंदर गहराई में मौजूद होते हैं। हाँ, डीप इनसाइड द मेटल। अर्न से एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझा जाए तो ये किसी बहुत बड़े और भीड़ भरे ऑडिटोरियम से बाहर निकलने जैसा लगता है। अरे, ये बहुत ही बढ़िया एनालॉजी होती है। मतलब मान लीजिए कि ऑडिटोरियम के अंदर कोई आपातकालीन स्थिति आ गई है जो कि हमारी इंसिडेंट लाइट एनर्जी का प्रतीक है और सबको बाहर भागना है। ठीक है, सबको भागना है। अब इस भीड़ भरे ऑडिटोरियम में जो लोग दरवाजे के बिल्कुल पास खड़े हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स एकदम मेटल की सरफेस पर मौजूद हैं। हाँ, उन्हें बाहर निकलने के लिए ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे ही दरवाजा खुलेगा वे तुरंत और पूरी एनर्जी के साथ बाहर आ जाएंगे। इनकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी यानी के मैक्स। बिल्कुल सही। लेकिन जो लोग ऑडिटोरियम के एकदम पीछे बैठे हैं यानी जो इलेक्ट्रॉन्स मेटल के डीप इनसाइड हैं, उनकी स्थिति बहुत अलग होगी। उन्हें तो पूरी भीड़ को पार करना पड़ेगा। बिल्कुल। इस रास्ते में वे कई बार दूसरों से टकराएंगे, उनकी रफ्तार धीमी होगी, वे अपनी काफी एनर्जी इसी धक्का मुक्की में खो देंगे। कोलिजन्स कहते हैं, इंटरनल कोलिजन्स। हाँ, जो इलेक्ट्रॉन्स गहराई में हैं, जब वे लाइट से एनर्जी एब्जॉर्ब करके बाहर की तरफ भागते हैं तो रास्ते में वे मेटल के दूसरे एटम्स और इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं और हर टक्कर के साथ उनकी एनर्जी कम होती जाती है। एग्जैक्टली। हर टक्कर के साथ वे अपनी एब्जॉर्ब की हुई एनर्जी का कुछ हिस्सा खोते जाते हैं। इसलिए जब वे आखिरकार सरफेस तक पहुंचकर बाहर निकलते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी के मैक्स से काफी कम होती है। और कुछ तो शायद बाहर आते आते अपनी पूरी एनर्जी खो देते होंगे। बिल्कुल। कुछ इलेक्ट्रॉन्स इतनी गहराई से आते हैं कि सतह तक पहुंचते पहुंचते उनकी सारी एनर्जी खत्म हो जाती है और बाहर निकलते ही उनकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है। तो ये बात पूरी तरह से डेप्थ और उन इंटरनल कोलिजन्स पर निर्भर करती है। यही कारण है कि हमें इलेक्ट्रॉन्स की अलग-अलग एनर्जी का एक पूरा स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है, न कि कोई एक फिक्स्ड स्पीड। एकदम सही समझा आपने। ये बहुत ही तार्किक लगता है, लेकिन अगर काइनेटिक एनर्जी 0 से के मैक्स तक बदल रही है तो इस के मैक्स का उस लाइट से क्या रिश्ता है जो धातु पर गिर रही है? देखिए, यही वो सवाल था जिसने अल्बर्ट आइंस्टाइन को इस पहेली को सुलझाने के लिए प्रेरित किया था। अच्छा। अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी और इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यानी के मैक्स के बीच एक ग्राफ बनाया जाए तो नतीजे बहुत ही चौंकाने वाले आते हैं। कैसे? कोई अजीब सा कर्व बनता है क्या? नहीं, ये ग्राफ कोई रैंडम कर्व या टेढ़ी मेढ़ी लाइन नहीं होता। ये एक बिल्कुल स्ट्रेट लीनियर ग्राफ होता है। स्ट्रेट लाइन? हाँ, यानी जैसे जैसे लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है के मैक्स भी एक सीधी रेखा में बढ़ता जाता है। लेकिन अगर हम अलग-अलग धातुओं का इस्तेमाल करें तो क्या होगा? मतलब मान लिया जाए कि कॉपर की जगह हमने जिंक या सोडियम ले लिया, तो क्या उस ग्राफ का शेप या उसका एंगल बदल जाएगा? देखिए, ये इस पूरे प्रयोग का सबसे रहस्यमयी और दिलचस्प हिस्सा है। अगर हम अलग-अलग मेटल्स का इस्तेमाल करते हैं तो हमें अलग-अलग स्ट्रेट लाइंस मिलेंगी। ठीक है। लेकिन वे सारी लाइंस एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल होंगी। उनका स्लोप एकदम समान होगा। पैरेलल लाइंस मतलब एंगल एकदम सेम रहेगा? बिल्कुल सेम। उन लाइंस में जो एकमात्र अंतर होता है वो ये है कि वे एक्स एक्सिस को अलग-अलग पॉइंट्स पर कट करती हैं। और वो पॉइंट्स क्या दर्शाते हैं? जिस पॉइंट पर लाइन एक्स एक्सिस को कट करती है वो हमें एक बहुत ही क्रांतिकारी कॉन्सेप्ट की तरफ ले जाता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसे हम न्यूट से दर्शाते हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये शब्द ही अपने आप में एक सीमा या मिनिमम रिक्वायरमेंट का एहसास कराता है। यकीनन। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जो किसी पर्टिकुलर मेटल में फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट शुरू करने के लिए जरूरी है। मतलब ये एक एंट्री कंडीशन है। हाँ, ये इस बात का निर्णायक बिंदु है कि लाइट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पाएगी या नहीं।
अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से जरा सी भी कम है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लाइट कितनी चमकदार है। एक भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। एक भी नहीं। अरे, तो यहीं पर वो लाल रोशनी और नीली रोशनी वाले वॉल्ट का रहस्य सुलझता हुआ दिख रहा है। लाल रोशनी बहुत चमकदार होने के बावजूद वॉल्ट का दरवाजा इसलिए नहीं खोल पा रही थी क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी उस मेटल की थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम रही होगी। एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसका मतलब है कि प्रकाश की तीव्रता यानी ब्राइटनेस नहीं, बल्कि फ्रीक्वेंसी ही असली चाबी है। हाँ, फ्रीक्वेंसी ही तय करती है कि एमिशन होगा या नहीं। लेकिन जहाँ फ्रीक्वेंसी का जिक्र होता है वहाँ वेवलेंथ को कैसे दरकिनार किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं किया जा सकता, क्योंकि बुनियादी विज्ञान कहता है कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का एक बहुत ही गहरा लेकिन उल्टा रिश्ता होता है। इस उल्टे रिश्ते को समझना बहुत जरूरी है। अगर हम बेसिक वेव इक्वेशन v = f लैम्डा को देखें, जहाँ v प्रकाश की गति है, f फ्रीक्वेंसी है और लैम्डा वेवलेंथ है। सही, चूंकि प्रकाश की गति हमेशा कांस्टेंट होती है तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ घटेगी। बिल्कुल। तो अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जो एमिशन के लिए जरूरी है, तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, जिसे लैम्डा थ्रेश कहते हैं, वो मैक्सिमम वेवलेंथ होनी चाहिए। एकदम सही। एक ऐसी आखिरी सीमा जिसके पार जाने पर कोई एमिशन नहीं हो सकता। ये निष्कर्ष पूरी तरह से सटीक है। और देखिए, ये एक ऐसा बिंदु है जहां अक्सर बहुत उलझन पैदा होती है। हाँ, मिनिमम और मैक्सिमम में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसे ऐसे भी देखा जा सकता है कि फ्रीक्वेंसी और एनर्जी एक ही दिशा में चलते हैं। ज्यादा फ्रीक्वेंसी का मतलब है ज्यादा एनर्जी। तो हमें एक मिनिमम एनर्जी या मिनिमम फ्रीक्वेंसी की जरूरत होती है। हाँ, लेकिन वेवलेंथ विपरीत दिशा में चलती है। कम वेवलेंथ का मतलब है ज्यादा एनर्जी। इसलिए एमिशन तभी मुमकिन है जब इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ के बराबर हो या उससे कम हो। और अगर वेवलेंथ उस मैक्सिमम लिमिट को पार कर गई तो लाइट के हर एक पैकेट की एनर्जी इतनी कम हो जाएगी कि इलेक्ट्रॉन धातु के आकर्षण को तोड़कर बाहर नहीं आ पाएगा। तो आसान शब्दों में कहें तो फ्रीक्वेंसी के मामले में हमें एक मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी करनी है और वेवलेंथ के मामले में हमें एक मैक्सिमम लिमिट के अंदर रहना है। बहुत बढ़िया तरीके से समराइज किया आपने। ये बात एकदम स्पष्ट हो गई। अच्छा, अब जरा उस स्ट्रेट लाइन ग्राफ की बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। वो जो पैरेलल लाइंस और स्लोप का जिक्र आया था, उसका गणितीय रूप क्या है? अगर उस स्ट्रेट लाइन ग्राफ को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नजरिए से देखा जाए तो जानी मानी इक्वेशन y = mx + c सामने आती है। हाँ, बचपन से बढ़ते आ रहे हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के प्रयोगों ने इस इक्वेशन को एक नया रूप दिया। Kmax = a ब्रैकेट में nu - nu थ्रेश। Kmax = a into nu minus nu thresh? सही। यहाँ पर जो a है वो उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि प्रयोग करने पर इस स्लोप a की वैल्यू हमेशा एक कांस्टेंट आती है। कितनी? 6.64 × 10⁻³ जूल सेकंड। रुकिए, ये बात थोड़ी अजीब नहीं है? क्या? जिंक अलग है, सीजियम अलग है। बिल्कुल। हर धातु का वर्क फंक्शन अलग है, उनकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग है, यानी ग्राफ की लाइन अलग-अलग जगह से शुरू हो रही है। हाँ, एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट अलग है। लेकिन फिर भी लाइन का एंगल यानी स्लोप हर धातु के लिए बिल्कुल समान कैसे हो सकता है? देखिए, यही तो वो बात थी जिसने वैज्ञानिकों को हिला कर रख दिया था। इस स्लोप का समान होना इस बात का प्रमाण था कि यहाँ कुछ ऐसा घटित हो रहा है जो धातु की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। तो फिर किस पर निर्भर करता है? ये खुद प्रकाश की प्रकृति से जुड़ा हुआ है। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही गहरा विचार है। लेकिन इससे पहले कि हम इस गहराई में पूरी तरह से खो जाएं, इस फॉर्मूला को थोड़ा व्यवहारिक रूप में देखते हैं। हाँ, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लिया जाए कि एक काल्पनिक स्थिति में धातु पर गिरने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी 3 यूनिट्स है। ठीक है। और उस धातु की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो 1 यूनिट है। तो इस स्थिति में क्या होगा? इस स्थिति में नियम के अनुसार सबसे पहले ये देखा जाएगा कि क्या इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा है। हाँ, 3 यूनिट्स 1 यूनिट से ज्यादा है तो इमिशन होगा। बिल्कुल होगा। अब जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो कितनी है? 3 में से 1 घटाने पर बचते हैं 2 यूनिट्स। ये जो 2 यूनिट्स एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी है यही काइनेटिक एनर्जी में बदलती है।
अगर इसे फॉर्मूला में रखा जाए तो K मैक्स की वैल्यू 2 इंटू A यानी 2A हो जाएगी। यानी जो ऊर्जा थ्रेशोल्ड को पार करने में खर्च हो गई वो वर्क फंक्शन में चली गई, सही। और जो बाकी बच गई वो इलेक्ट्रॉन की रफ्तार यानी काइनेटिक एनर्जी बन गई। मतलब ये तो किसी भी चीज को खरीदने जैसा हो गया। कैसे? अगर कोई चीज 10 रुपए की है यानी थ्रेशोल्ड और 30 रुपए दिए जाएं यानी इंसिडेंट एनर्जी, तो 10 रुपए दुकानदार रख लेगा और 20 रुपए वापस कर देगा, जो कि हमारी काइनेटिक एनर्जी है। हाँ, ये तुलना स्थिति को बहुत ही सरलता से समझा देती है। जो ऊर्जा बची वही इलेक्ट्रॉन की गति निर्धारित करती है। चलिए, ये तो ऊर्जा का हिसाब किताब हो गया, लेकिन इस पूरी घटना में समय कितना लगता है? समय? हाँ, अगर एक वेव थ्योरी के नजरिए से सोचा जाए तो प्रकाश की तरंगें धातु पर गिरेंगी, इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे उस ऊर्जा को सोखेगा, एक पर्याप्त स्तर तक ऊर्जा जमा करेगा और फिर बाहर निकलेगा। बिल्कुल, क्लासिकल फिजिक्स ने ठीक यही भविष्यवाणी की थी। तो इस पूरी प्रक्रिया में कुछ समय, शायद कुछ सेकेंड्स या मिनट्स तो लगने ही चाहिए। वेव थ्योरी के अनुसार एक कमजोर लाइट को इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने में घंटों लग सकते थे। घंटों? हाँ, लेकिन प्रयोगों के नतीजे इसके बिल्कुल विपरीत थे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। इंस्टेंटेनियस मतलब तुरंत? इसमें कोई समय नहीं लगता, कोई डिले नहीं होता। जैसे ही सही एनर्जी वाली लाइट धातु की सतह को छूती है, 1 नैनोसेकंड से भी कम समय में इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है। 1 नैनोसेकंड से भी कम? ये तो पलक झपकने से भी कई गुना तेज है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि ऊर्जा जमा करने वाला वो वेव कॉन्सेप्ट यहाँ पूरी तरह से फेल हो गया। और इसी इंस्टेंटेनियस प्रकृति ने ये साबित कर दिया कि प्रकाश लगातार आने वाली वेव नहीं है, बल्कि ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट या कण हैं, जिन्हें हम फोटॉन कहते हैं। सही। एक फोटॉन आता है, एक इलेक्ट्रॉन से टकराता है और तुरंत अपनी सारी ऊर्जा उसे दे देता है। और अगर ऊर्जा थ्रेशोल्ड से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन तुरंत बाहर, कोई इंतजार नहीं। ये एक बहुत ही बड़ी खोज थी। अच्छा, अब इस सही एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट को थोड़ा और साफ करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का रुख करते हैं। हाँ, वो बहुत जरूरी है। जो प्रकाश हमारी आंखों से देखा जा सकता है उसे विजिबल स्पेक्ट्रम कहते हैं, जिसे आमतौर पर VIBGOR के नाम से जाना जाता है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। देखिए, इस VIBGOR में ऊर्जा और फ्रीक्वेंसी की एक बहुत ही स्पष्ट व्यवस्था है। वायलेट रंग की लाइट की फ्रीक्वेंसी और एनर्जी इस पूरे विजिबल स्पेक्ट्रम में सबसे ज्यादा होती है। और जैसे जैसे हम रेड की तरफ बढ़ते हैं, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी लगातार कम होती जाती है। सही। यानी रेड लाइट की एनर्जी सबसे कम होती है। और अगर इस विजिबल स्पेक्ट्रम के पार देखा जाए तो वायलेट के बाद आता है अल्ट्रावायलेट यानी UV, जिसकी ऊर्जा वायलेट से भी कई गुना ज्यादा होती है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ रेड के बाद आता है इंफ्रारेड यानी IR, जिसकी ऊर्जा रेड से भी कम होती है। इसे समझने के लिए मुझे एक बहुत ही दिलचस्प एंट्री टिकट वाला उदाहरण याद आ रहा है। बताइए। मान लिया जाए कि शहर में कोई बहुत बड़ा और शानदार इवेंट हो रहा है जहां अंदर जाने के लिए एक VIP पास की जरूरत है। ठीक है। इस इवेंट की जो मिनिमम टिकट प्राइस है यानी धातु का वर्क फंक्शन, मान लेते हैं कि वो ब्लू लाइट जितनी है। ओके। इसका मतलब है कि सिर्फ वही लोग अंदर जा सकते हैं जिनकी हैसियत या एनर्जी कम से कम ब्लू लाइट के बराबर हो। ये उदाहरण फिजिक्स के नियमों पर एकदम सटीक बैठता है। अब इस स्थिति में जो ब्लू लाइट वाले हैं वे तो अंदर जाएंगे ही, लेकिन जो लोग ब्लू से ज्यादा ताकतवर या अमीर हैं, जैसे इंडिगो, वायलेट या अल्ट्रावायलेट लाइट वाले, उनके लिए तो ये दरवाजा हमेशा खुला है। वे आराम से बिना किसी रोक टोक के अंदर जा सकते हैं। लेकिन जो लोग इस मिनिमम रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सकते, जैसे ग्रीन, येलो, ऑरेंज या रेड लाइट वाले, उन्हें इवेंट में एंट्री नहीं मिलेगी। बिल्कुल नहीं मिलेंगी। वे चाहे कितनी भी बड़ी संख्या में आ जाएं, यानी उनकी इंटेंसिटी कितनी भी बढ़ा दी जाए, सिक्योरिटी गार्ड उन्हें बाहर से ही वापस भेज देगा। यही प्रकृति का नियम है। हायर एनर्जी वाले फोटॉन्स हमेशा काम करेंगे, लेकिन लोअर एनर्जी वाले कभी काम नहीं करेंगे। अगर किसी धातु से ब्लू लाइट इलेक्ट्रॉन्स निकाल पा रही है, तो ये तय है कि वायलेट या UV लाइट भी 100% इलेक्ट्रॉन्स निकालेगी। लेकिन येलो या रेड लाइट कभी ऐसे नहीं कर पाएगी, चाहे उस रेड लाइट की तीव्रता कितनी भी ज्यादा क्यों ना कर दी जाए। और इसी बात से ये भी समझ में आता है कि क्यों धूप में ज्यादा देर रहने पर अल्ट्रावायलेट किरणें हमारी त्वचा को नुकसान पहुंचाती हैं। हाँ, क्योंकि उनकी ऊर्जा इतनी ज्यादा होती है कि वो हमारे DNA के मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल सकती हैं, जबकि कम ऊर्जा वाली रेडियो वेव्स या इंफ्रारेड किरणें ऐसा नहीं कर पाती। ये जानकर
चीजें बहुत स्पष्ट हो जाती हैं कि प्रकृति किस तरह से नियमों से बंधी हुई है। तो आज की इस विस्तृत चर्चा में हमने काफी गहरे रहस्यों पर रोशनी डाली है। बिल्कुल। क्लासिकल फिजिक्स की विफलता से लेकर क्वांटम दुनिया की शुरुआत तक का यह सफर सच में अद्भुत है। इस छोटे से इफेक्ट ने पूरे ब्रह्मांड को देखने का नजरिया बदल दिया था। तो चलिए आज जो कुछ भी सामने आया उसे तेजी से समेटने की कोशिश करते हैं। अगर पूरे चर्चा के निष्कर्ष को एक प्रवाह में देखा जाए तो 5 प्रमुख बातें साफ होती हैं। पहली बात यह है कि धातु से निकलने वाले सारे इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी एक जैसी नहीं होती। हाँ, अंदरूनी टकराव यानी इंटरनल कोलिजन्स के कारण यह हमेशा 0 से k-max के बीच बदलती रहती है। दूसरी अहम बात ये सामने आई कि k-max और इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है, जिसका स्लोप अलग-अलग धातुओं के लिए भी कभी नहीं बदलता। तीसरी बात जो बहुत ही क्रिटिकल है वो ये कि फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन होने के लिए इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी हमेशा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए। ये एक न्यूनतम जरूरत है। और उसी के विपरीत वेवलेंथ हमेशा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होनी चाहिए। ये एक अधिकतम सीमा है। चौथी बात हमने ये देखी कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में ऊर्जा के जमा होने का कोई इंतजार नहीं होता। ये पूरी तरह से एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। फोटोन टकराया और इलेक्ट्रॉन बाहर। और पांचवी बात VBGOR स्पेक्ट्रम का नियम, जहां वायलेट और यूवी की ताकत यानी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है और रेड तथा IR की ऊर्जा सबसे कम। इन सारे कॉन्सेप्ट्स को गहराई से समझने के बाद अब उन सवालों की तरफ बढ़ने का समय है जो सुनने वालों को खुद के चिंतन के लिए प्रेरित कर सकते हैं। हाँ, तो जो भी इस चर्चा को सुन रहे हैं उनके लिए 3 कंसेप्चुअल सवाल हैं जिन पर वे खुद विचार कर सकते हैं। पहला सवाल, कल्पना की जाए कि अगर किसी धातु पर गिरने वाली लाइट की चमक यानी इंटेंसिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाए तो क्या इससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी? यहाँ विचार करने वाली बात यह है कि काइनेटिक एनर्जी चमक पर निर्भर करती है या प्रकाश के रंग पर। दूसरा सवाल भी बहुत दिलचस्प है। मान लिया जाए कि किसी धातु पर रेड लाइट डाली जा रही है लेकिन कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल रहा है, तो क्या अगर उस धातु पर इंफ्रारेड लाइट डाली जाए तो इलेक्ट्रॉन्स निकल पाएंगे? यहाँ वो VIBOR वाले VIP टिकट एग्जाम्पल को याद करना मददगार होगा। बिल्कुल। और तीसरा सवाल, धातु से बाहर निकलने वाले कुछ इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल 0 क्यों हो जाती है? उस भीड़ भरे ऑडिटोरियम और दरवाजे तक पहुंचने की जद्दोजहद को दिमाग में लाने से इसका जवाब आसानी से मिल जाएगा। सही कहा। इन सवालों पर विचार करने से कॉन्सेप्ट्स हमेशा के लिए दिमाग में पक्के हो जाते हैं। और अब इस विस्तृत चर्चा को विराम देने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगा जो भौतिकी की गहराइयों में ले जाता है। मैं इंतजार कर रही हूं। आज की चर्चा में हमने देखा कि जब हम k-max और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाते हैं तो हर धातु के लिए एक पैरेलल लाइन मिलती है। हाँ, उन सारी लाइंस का जो स्लोप है a, वो हमेशा एक समान होता है। इस कांस्टेंट वैल्यू को विज्ञान की दुनिया में प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं। प्लैंक्स कांस्टेंट। जरा सोचा जाए, कॉपर हो, जिंक हो, आयरन हो या इस ब्रह्मांड का कोई भी दूरस्थ तारा या मटेरियल हो, हर किसी के लिए इस स्लोप की वैल्यू एक जैसी ही क्यों है? ये तो सोचने वाली बात है। धातु बदल जाती है, परिस्थितियां बदल जाती हैं, लेकिन ये नंबर कभी नहीं बदलता। क्या ये महज एक गणितीय संयोग है? या फिर ये इस बात का एक बहुत बड़ा और स्पष्ट सबूत है कि लाइट और मैटर का ये आपसी रिश्ता किसी बहुत बड़े यूनिवर्सल नियम से बंधा हुआ है। एक ऐसा अदृश्य धागा जिसने पूरे ब्रह्मांड को एक ही नियम में पिरो कर रखा है। प्लैंक्स कांस्टेंट की ये यूनिवर्सैलिटी, ये सच में ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि प्रकृति के नियम कितने गहरे और आपस में जुड़े हुए हैं। एक छोटे से इलेक्ट्रॉन के निकलने की प्रक्रिया पूरे ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों की तरफ इशारा कर रही है। बिल्कुल। इसी रहस्यमयी और दिलचस्प सवाल के साथ हम आज की अपनी इस विस्तृत चर्चा को यहीं रोकते हैं। ब्रह्मांड के इन अनसुलझे रहस्यों पर चिंतन जारी रहना चाहिए।